मित्रों, संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने हेतु संतुलित भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को सफल बनाने हेतु प्रेम में संतुलन स्थापित करना अति आवश्यक है। संतुलन बिगड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है, यही इस कहानी संतुलन में दर्शाया गया है। कई तरह के सपने संजोए रंगों एवं उमंगों के त्योहार होली में घर आया। माँ का चरण स्पर्श कर सब समाचार ज्ञात किया, फिर अपने परम मित्र प्रेम प्रकाश के विषय में पूछा। माँ के चेहरे पर विषाद की रेखा उभर आई और दुखी स्वर में बोली, बेटा वह बहुत बीमार है। गांव के लोगों ने उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यह खबर सुनते ही मैं बिना कुछ खाए पिए शहर जाने लगा। माँ बोली, बेटा इतनी दूर से आए हो, भूख अवश्य लग गई होगी, अतः कुछ खा लो और प्रेम के लिए भी खाना पैक कर देती हूँ, लेते जाना। बेचारा को अस्पताल का खाना खाते खाते उसका मन ऊब गया होगा। मैं जल्दी जल्दी खाना खाया और प्रेम के लिए खाना लेकर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर देखा कि प्रेम प्रकाश अकेले बिस्तर पर निस्तेज लेटा हुआ है। उसे इस स्थिति में देखकर दिल बहुत व्यथित हुआ। मैंने उससे पूछा, इतनी खराब स्थिति में कैसे पहुंच गए मेरे भाई? उसने कातर स्वर में कहा, जब व्यक्ति संतुलित प्रेम करना नहीं सीखता तथा प्रेम, कर्तव्य और दायित्व के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, तो प्रेम के प्रकाश को राहु ग्रस लेता है। इतना कहते कहते उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और नैनों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। विगत स्मृतियां मेरे मानस पटल पर चलचित्र की भांति उभरने लगी। प्रेम प्रकाश मेरा प्रिय सहपाठी था। गोरा, लंबा, सुंदर, स्वस्थ एवं हंसमुख युवक। पढ़ने में बहुत तेज था तथा अपने सहपाठियों से उसका मित्रवत संबंध था। स्नातक करने के बाद उसकी नौकरी सेना में लग गई। सेना में नौकरी लगते ही उसके व्यक्तित्व में और निखार आ गया। गांव आता तो मुझसे अवश्य मिलता, मुस्कुराते हुए कहता कि यार फौज की नौकरी बड़ी अच्छी है। नाश्ता, चाय, खाना पीना सब समय से हो जाता है। नून रोटी की तो चिंता ही नहीं रहती। चिंता रहती है तो सिर्फ एक कि दुश्मन को अपनी सीमा के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देना है। इस पर मैं कहता, क्या दूसरी कोई चिंता नहीं है? क्या शादी करके भाभी जी को नहीं लाओगे? फिर वह हंसते हुए कहता कि मेरे भाई, नौकरी तो उसी के लिए की है, बिना नौकरी के तो कोई घास ही नहीं डालता। और गाना गुनगुनाने लगता, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, जो सेवा करे पति की। कालांतर में उसकी मनोकामना पूरी हुई। उसकी शादी मोहिनी नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या से तय हो गई। एक माह की छुट्टी में प्रेम प्रकाश विवाह हेतु घर आया। शादी के बाद पूरी माह मोहिनी के मोहक सौंदर्य में नजरबंद रहा। जब छुट्टी खत्म होने को आई तभी उसके दर्शन हुए। तब तक मेरी भी नौकरी लग गई थी। हम दोनों साथ साथ अपने अपने कार्यस्थल की ओर रवाना हुए। रास्ते में वह कहते जा रहा था कि सरकार ने पहले महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी, फिर पुरुषों को पितृत्व अवकाश। अब आवश्यकता है कि नौकरी पेशा में लगे नर नारी को शादी करने पर प्रेम अवकाश प्रदान किया जाए। यदि सबके लिए संभव न हो तो कम से कम हम जैसे फौजियों के लिए शादी करने पर प्रेम अवकाश दी ही जानी चाहिए। देखो ना, एक माह किस प्रकार गुजर गए, पता ही न चला। इसी तरह बातें करते करते हम लोग स्टेशन पहुंच गए और गाड़ी पकड़कर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। कुछ दिनों तक प्रेम प्रकाश और हमारे बीच पत्राचार चलता रहा। पत्र में वह अपने विषय में कम
और मोहिनी के सौंदर्य के मोहक सौंदर्य का वर्णन ज़्यादा करता था। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पोस्टिंग सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में हो गई और हमारे बीच संपर्क टूट गया। बहुत दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई तो इस स्थिति में अब तक प्रेम प्रकाश के आंसू थम गए थे। थोड़ी देर वह शांत रहा, फिर बोलना प्रारंभ किया। दोस्त, मोहिनी के सौंदर्य पर मैं इस कदर मोहित हो गया कि उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आती थी। हर पल उसकी छवि मेरे आंखों के सामने घूमती रहती। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी रहने के कारण पत्नी को साथ रखने की इजाज़त नहीं थी और मैं पत्नी के बिना रह नहीं पाता था। मैं हमेशा थोड़े दिन की छुट्टी लेकर घर आता और अधिक दिन ठहर जाता। अधिकारियों की डांट फटकार, ज्ञापन तथा सख्त चेतावनी का भी जब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से हाथ धोने के पश्चात भी मैं बहुत दुखी नहीं हुआ। जिस प्रकार हल्कू ने फसल चढ़ जाने के बाद चैन की सांस ली थी कि अब पूस की कंपकपी रातें खेत में तो नहीं बितानी पड़ेगी, उसी भांति मैंने भी चैन की सांस ली कि अब जाड़े की रातें मोहिनी के बिना सीमावर्ती क्षेत्रों में तो नहीं बितानी होगी। मैं वर्तमान में खो गया, भविष्य की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। प्रेम में इस कदर पागल हो गया कि परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को भूल गया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। घर लौटा तो मोहिनी को छोड़ किसी ने भी ठीक से बातें न की। दबी जवान से सबने मेरी आलोचना ही की, किंतु इससे बेखबर मेरी और मोहिनी की दुनिया कुछ और थी। प्रेम और मिलन का फल हर कैलेंडर वर्ष में फलने लगा। भाइयों ने मेरे निठल्लेपन से तंग आकर संपत्ति का बंटवारा कर मुझे घर से अलग कर दिया। आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, अतः मेरी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई। आर्थिक संकट में घिरा देख मेरे ससुर जी का दिल पसीजा और वे अपनी बेटी और तथा बच्चों को लेकर चले गए। सास ससुर की झिड़कियों के बावजूद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और ससुराल चला ही जाता। कुछ दिनों के पश्चात ससुर जी भी सेवानिवृत्त हो गए। अब उनके लिए बेटी और बच्चों का बोझ उठाना कठिन होने लगा। इसके अतिरिक्त मैं भी प्राय मोहिनी से मिलने चला जाता और कई दिनों तक ठहर जाता। ससुर जी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए समझाया कि बार बार मैं ससुराल न आऊं तथा किसी व्यवसाय में लग जाऊं। साथ ही बेटी को भी सलाह दी कि बच्चे अब बड़े होने लगे हैं, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे तो पढ़ाई में अच्छा करने लगे, लेकिन मेरा मन किसी व्यवसाय में नहीं लगा। मोहिनी का आकर्षण मुझे बार बार ससुराल की ओर खींच लाती। अपनी सलाह की अवहेलना देख ससुर जी बहुत क्रोधित हुए और मुझे बहुत अपमानित किए। कुपित स्वर में बोले कि मेरे जैसे निकम्मे व्यक्ति को कोई भी घर के अंदर प्रवेश न करने दे और जो ऐसा करेगा उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मोहिनी मुझे अपमानित देख बहुत दुखी हुई। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विलखते हुए ही वह बोली, किसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। धन्य है रत्नावली, जिसने पथ से भटकते हुए अपने पति का सही मार्गदर्शन किया, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर समस्त प्राणियों को कर्तव्य और दायित्व का पालन करने की अद्भुत प्रेरणा दी। आज भी यह ग्रंथ समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित कर रहा है। धन्य थी हारा रानी, जिसने अपने पति को राज्य की रक्षा के पद से विमुख होते देख उन्हें अपना सिर अर्पित कर दी। एक मैं हूँ जो देश रक्षा में लगे अपने पति को उच्च आदर्शों से विचलित कर दिया। वह आत्मग्लानि से भर गई। किसी तरह मैं उसे समझा बुझाकर वापस चलाया। इधर मोहिनी के भाई की शादी हो गई। मोहिनी की भाभी जब घर में आई तो मोहिनी को चावल में कंकर की भांति समझने लगी। वह निरंतर अपने व्यंग्यमानों से मोहिनी पर प्रहार करती रहती, तरह तरह की यातनाएं देती। सहनशीलता की भी तो एक सीमा होती है न मेरे भाई। जब परिस्थितियां असह हो गई तो
वह एक रात्रि साड़ी का फंदा लगाकर छत से लटक कर अपने आप को आत्मग्लानि एवं कष्टमय जीवन से मुक्त कर ली। इस घटना से मैं पागल सा हो गया। इस सदमे को मैं बर्दाश्त न कर सका और बीमार पड़ गया। बीमारी जब बढ़ गई तो गांव के लोगों ने दया कर इस सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और अब मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। इतना कहते कहते उसकी सांसें तेज हो गई और वो मुझे कसकर पकड़कर लिपट गया। धीरे धीरे वह कहने लगा कि वह देखो यार, मेरी मोहिनी मुझे बुला रही है। अब मैं अपनी मोहिनी के पास जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त कि सदैव संतुलित प्रेम करना चाहिए। प्रेम, कर्तव्य एवं दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना सीखना चाहिए। मन का घोड़ा अरबी घोड़े से भी ज्यादा चंचल है, उसको काबू में रखना सीखना चाहिए। इतना कहते कहते प्रेम का प्रकाश मुझे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सदा के लिए बुझ गया।